हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रविंदर कुमार। तो आज हम बात करेंगे भावार्थ टॉपिक के बारे में। और इसमें जैसे लाइव क्लास में आपको कराया था, तो और अच्छे से समझ लीजिएगा इसके बारे में, और इसके उदाहरण से हम अच्छे से समझ सकेंगे। इसके जो बिंदु हैं उनको आपको ज़रूर याद रखना है। तो बेसिक सी बातें हैं। पहले भावार्थ अर्थ और व्याख्या के बीच की विषय वस्तु है। माने कि आपको कोई गद्यांश या अवतरण दिया हुआ होगा और उसका भावार्थ लिखवाएगा वो, ठीक है। तो भावार्थ क्या है कि आपके अर्थ जो उसका अर्थ है और व्याख्या जो आपको करनी है उसके बीच की क्या है, विषय वस्तु। साधारण शब्दों में कहें, जैसे कि दूसरी लाइन में आपका निर्देशित है कि भावार्थ को मूल अवतरण या गद्यांश से लगभग आधा होना चाहिए। मतलब आपको जो मूल शब्द दिए हुए हैं जितने भी हैं, मान लीजिए 10-12 लाइन है या 10 लाइन है, तो आपको उसको 5 लाइन में लिखना है, ठीक है। 5 या 6 हो जाए, इतना हो सकता है, बस ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, भाषा सरल और प्रस्तर के अनुसार अपनी होनी चाहिए। मतलब जो पैराग्राफ, प्रस्तर मतलब पैराग्राफ जो कहना चाह रहा है उसी के अनुसार अपने शब्दों में तो लिखें आप, लेकिन जो भाषा है वह जो पैराग्राफ में दी गई है उसी के अनुकूल होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। फिर भावार्थ में छोटे बड़े सभी भावों का समावेश किया जाता है, जबकि सारांश में केवल प्रधान भाव रहता है। तो इसमें ये थोड़ा सारांश का पॉइंट है। यहाँ पर भावार्थ में सभी भावों को लेकर के चला जाता है, जबकि सारांश में प्रधान को ही भाव में रखा जाता है, जो मूल होता है। दूसरा है कि भावार्थ की प्राथमिकता विशेषता उसकी संक्षिप्तता है। मतलब आप उसको क्या छोटे से छोटा रूप देना चाहते हैं, वही क्या है उसकी विशेषता है। संक्षिप्तता का मतलब होता है दिए गए गद्यांश या अवतरण का छोटा रूप लिखना। भावार्थ में थोड़े लेखन में ही सब कुछ कहा जाए, यही उसकी प्राथमिक शर्त है। भावार्थ संक्षेपण से भिन्न है, वो तो बात है ही। संक्षेपण आपका 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। देखिएगा, नेक्स्ट है भावार्थ के नियम। मूल अवतरणों को 3 से 4 बार आपको पढ़ना होता है। व्यर्थ बातों को उसमें से निकाल देना है। रेखांकित वाक्यों और शब्दों को मिलाकर सार्थक वाक्य बना लेते हैं, जो रेखांकित शब्द वगैरह होते हैं। व्याख्या के लिए लंबी चौड़ी विषय वस्तु की ज़रूरत नहीं है। मूल अवतरण में दिए गए शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग। मतलब आपके सामने जो शब्द लिखे गए हैं आप हूबहू उसकी कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। अलंकारिक शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी की बढ़ा चढ़ाकर कोई प्रशंसा की गई है। अलंकार शब्द वे होते हैं जो किसी शब्द की, मतलब जो दिया हुआ विषय वस्तु है उसकी शोभा बढ़ाएं। तो ऐसी चीज़ों को भी आपको उसमें छोड़ देना है, मतलब उनको ऐड नहीं करना है। अब देखिएगा आप यहाँ पर, जैसे हमने उदाहरण आपका लिखा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए हुए खंडों का उत्तर दीजिए। रेखांकित जो आपका शब्द है उसकी व्याख्या लिखनी है, गद्यांश का भावार्थ लिखना है, गद्यांश का शीर्षक बताएं। अब आप जैसे इसको पढ़ेंगे 2 से 3 बार भी कम से कम पढ़ेंगे। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक समय को ईश्वर की ओर से मिली है। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं, वे, संचित रीति मतलब होता है कि एक अपना एडवांस में कई कार्य को लेकर चलना, ठीक है, पहले से ही शारीरिक सुख और आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसी समय संपत्ति के सदुपयोग से एक जंगली मनुष्य सभ्य और देवता स्वरूप बन जाता है। इसी के द्वारा मूर्ख विद्वान, निर्धन, धनवान और अज्ञ अनुभवी बन सकता है। अज्ञ मतलब जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। संतोष, हर्ष या सुख मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है जब तक वह उचित रीति से समय का सदुपयोग नहीं करता है। समय निसंदेह एक रत्न राशि है, जो कोई उसे अपरिमित और अगणित रूप से अंधाधुंध व्यय करता है, वह दिन दिन अंकिचन, रिक्त हस्त और दरिद्र होता जाता है। वह आजीवन खिन्न और भाग्य को कोसता रहता है। मृत्यु भी उसे इस जंजाल और दुख से नहीं छुड़ा सकती है। प्रत्युत उसके लिए मृत्यु का आगमन मानव अपराधी के लिए गिरफ्तारी का वारंट है। सच तो है कि समय नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। तो अब हमने इसको देखा और आपने भी, आप इसको पढ़ेंगे दोबारा तो समय की बात ही कुल मिलाकर की जा रही है। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो वो भी देखिएगा आप। समय के बारे में तो जैसे लिखना बताया आपको, उसी तरीके से यहाँ पर ये बिंदु लिखने हैं, आपको बिंदु डालने हैं, ठीक है। और भावार्थ लिखना होता है तो समय के बारे में है। तो मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्व समय का ही है और यह अमूल्य चीज़ सभी को समान रूप से प्राप्त हुई है। यही समय पर सही विकल्पों का चयन भी समय के साथ चलने की प्रवृत्ति है, जिसके लिए मनुष्य आत्मिक सुख प्रदान करता है। तो इसमें अपने अनुसार इन शब्दों का प्रयोग किया गया है और लगभग आधे उसमें किया गया है। किसकी महत्ता बताई गई है इसमें, जो शीर्षक है इसका, समय की महत्ता।
जो आपकी रेखांकित लाइन है या अंडरलाइन है आपकी, उसकी भी इसमें व्याख्या की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें करते हैं और कोशिश ये करें जो केंद्र बिंदु हैं आप उसको तो दोहरा सकते हैं दिए गई व्याख्या में, लेकिन बाकी शब्दों को आप हूबहू कम से कम दोहराएं। उनके दूसरे अर्थ हैं उनसे आप उसको लिख सकते हैं आखिरकार किस तरफ वो कहना चाह रहा है। बाकी दूसरा उदाहरण आपका हमने प्रोवाइड करा दिया आपको, आप उसकी प्रैक्टिस करें और जो भी सोर्स हैं आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हम और भी आपको इसमें उदाहरण आपको दे देंगे जिससे कि आप उसको पढ़ करके और प्रैक्टिस करें। गद्यांश और पत्र और आपका निबंध, ये तीनों एक ऐसी पॉइंट आपके बिंदु हैं, तीनों एक ऐसे कह सकते हैं टॉपिक हैं जो कि समय के साथ धीरे धीरे ही परिपक्व आप इसमें होते हैं। ठीक है, समझ इसमें धीरे धीरे ही विकसित होती है। तो अभी से आप ये ज़्यादा इसके बारे में चिंतन मगन ना करें, बस आपको जितना उदाहरण दिए गए हैं उतना कर लीजिए और अगर आपके पास कोई सोर्स है उससे कर लीजिए। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम से पहले पहले भी हम इसके काफ़ी आपको ये उदाहरण वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू, आप करिए और बाकी जो उदाहरण है उसको भी आप लिख करके हमारे टेलीग्राम नंबर 7500110314 पर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। सॉरी, हाँ, इसमें इस नंबर पर नहीं भेजना है। यहाँ पर तो आपको क्वेरी मिलती है नई बैच से रिलेटेड, कोई भी जानकारी लेनी हो आपको हिंदी के बैच से 7500110314 पर, अगर बैच में आप एनरोल होना चाहते हैं। आप कॉपी पर लिखते हैं उसमें भेजेंगे तो आप 790161 पर, ये हमारा ही ऑफिशियल टेलीग्राम नंबर है, इस पर भेजिएगा। ठीक है, 790161 पर। अगर आप नहीं अभी हमारे बैच में एनरोल हुए हैं तो आपको सिंपली ये करना है कि 7500110314 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर लेना है। आपको सारे सिलेबस की पीडीएफ्स, लेक्चर्स, लाइव क्लासेस के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वैसे हम इसमें रिवीजन ही कर रहे हैं और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शुरू से क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, तो आप इसमें जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि आपका यूपी एपीओ में इसमें मार्क्स ऐड होंगे, इसलिए आपको ज़रा भी कोताही या कह सकते हैं आप ज़रा भी अनदेखी नहीं करनी है। थैंक यू सो मच।